आइए देखते हैं लाइन ऑफ विजन क्या होता है। लाइन ऑफ विजन, जिसको हम लोग हिंदी में दृष्टि रेखा ही बोलते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एक स्थान पर खड़े हैं और आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक जगह से देख रहे हैं, तो आप और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। आप यहाँ खड़े होकर अगर नीचे देख रहे हैं तो भी ये जो लाइन बन रही है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो भी जो लाइन बन रही है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। अब समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। मान लीजिए कि आप किसी स्थान पर खड़े हैं और आप किसी जगह से एक ऊंची बिल्डिंग, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे खड़े हैं और आप टॉप पे देख रहे हैं। तो मैंने जैसा पहले बताया कि किसी चीज़ को देखेंगे तो आपके बीच में और उस चीज़ के बीच में जो लाइन बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, दृष्टि रेखा। ये बिल्डिंग और आपके बीच की दूरी है। अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप देख यहाँ पे रहें, जैसे जैसे आप ऊपर देखते जाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। अगर आप और ऊपर देखेंगे तो ये एंगल और बड़ा होगा, आप और ऊपर देखेंगे तो ये एंगल और बड़ा होगा। ये एंगल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में उन्नत कोण भी कहा जाता है। उन्नत कोण, और इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवनत कोण भी बोलते हैं। मान लीजिए कि आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पर है, ये आप हैं, ठीक है, पॉइंट ए। आपने ट्रेन से नीचे देखा, जो कि आपने कई बार देखा होगा, ट्रेन से नीचे देखा। ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा बोलेंगे हिंदी में इसको। अब देखिए आपने अपने स्थान से नीचे की तरफ देखा, नीचे की तरफ। जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो जो यहाँ एंगल बनेगा, ये एंगल कितना ही बड़ा बने कितना भी छोटा बने, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हिंदी में बोलेंगे उसको अवनत कोण। अब तक जो भी हमने पढ़ा इस डायग्राम में आइए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आप कहीं देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट और आपके बीच में जो लाइन बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, मतलब लाइन ऑफ विजन। जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा। और जो भी एंगल बनेगा इसके बीच में, जो भी एंगल छोटा हो बड़ा हो, उस हम लोग एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हिंदी में उन्नत कोण। सिमिलरली अगर हम लोग वहाँ पे खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो लाइन जो स्ट्रेट रहेगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। नीचे देखने के बाद जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनत कोण। इससे एक चीज़ मालूम पड़ता है हमें कि अगर हम लोग किसी भी जगह खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो भी एंगल बनेगा उसको हमेशा हम लोग उन्नत कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोलेंगे। और कभी भी हम लोग खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा उसको हमेशा हम लोग अवनत कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन ही बोलेंगे। अब तक जो भी हमने पढ़ा आइए इस फिगर के द्वारा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं पोजीशन बी पे, और ये ए से लेकर सी तक एक बिल्डिंग की ऊंचाई है, मतलब इमारत की ऊंचाई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। आप यहाँ से इसके टॉप पे देख रहे हैं तो जो ए और बी ये लाइन बन रही है, कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा। अब आप बी से लेकर सी तक देख रहे हैं तो ये लाइन कौन सी होगी? लाइन ऑफ विजन, मतलब दृष्टि रेखा। अब बताइए, मैंने बताया था जब भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? यस, वेरी गुड, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आप यहाँ से खड़े होकर ऊपर की देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड फिगर में देखते हैं। मान लीजिए इस बार आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और टॉप से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन बनेगी स्ट्रेट वो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इस रेखा के द्वारा देख रहे हैं, मतलब ये लाइन कौन सी हो गई? लाइन ऑफ विजन। मैंने बताया था जब भी आप खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनत कोण। आप सबको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। बस इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ 2 ही रेशियो यूज़ होने वाले हैं, एक तो साइन थीटा और एक टेन थीटा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपके जो 6 के 6 सम है, आप आँख बंद करके सिर्फ इन दोनों रेशियो के माध्यम से आप पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो मान लीजिए कि हम लोग को ये हाइट निकालनी है ए से लेके सी तक। अगर ये हाइट निकालनी है तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेन थीटा। अगर ये डिस्टेंस निकालना है ए से लेके बी तक तो भी हम लोग यूज़ करेंगे टेन थीटा। सिर्फ एक केस में साइन थीटा यूज़ करना है, जब कभी भी आपको ये
जो स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है जो, अगर ये निकालना होगा सिर्फ तभी हम लोग यूज़ करेंगे साइन थीटा। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तभी जाके ये साइन थीटा और टेन थीटा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से, जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है, उसमें से कुछ डेफिनेशन लिए हैं, जिसमें से एक है लाइन ऑफ विजन, हिंदी में बोलते हैं उसको दृष्टि रेखा। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको बोलते हैं उन्नत कोण। और लास्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग अवनत कोण। ये सिर्फ डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही लिखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, और जो भी मैंने समझाया ये वही है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैंने सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। और लिखा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। मतलब एक चर्च है, मान लेते हैं हम लोग ए और बी, यह चर्च है, उस चर्च से वो आदमी 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। इसका मतलब क्या, चर्च ये हो गया चर्च, ए बी ये चर्च है, और जो पोजीशन ऑफ पर्सन वो सी पे खड़ा है, तो जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर का है। आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट इट्स टॉप, मतलब चर्च के टॉप पे देख रहा है वो, जो कि ए पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एट 45 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, एलिवेशन ये वर्ड, इसका मतलब है कि वो इंसान खड़े होकर टॉप पे देख रहा है, ऊंचाई की तरफ देख रहा है, वो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। मतलब जो ये एंगल है कितना हो गया, एंगल 45 डिग्री। हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। मतलब हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे इंसान खड़ा है, ये चर्च है, ये इंसान और उस चर्च के बीच का डिस्टेंस है, जो गिरजाघर है उसके बीच की दूरी है। हम लोग को निकालना है ए और बी, मतलब गिरजाघर की ऊंचाई। मैंने आपको बताया था अगर हम लोग को तिरछी ऊंचाई निकालनी रहेगी तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं साइन थीटा, बट अगर इन दोनों में से कुछ भी निकालना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यस वेरी गुड, टैन थीटा। मैंने यहाँ पर सब लिख के रखा है, लेट ए बी रिप्रेजेंट द चर्च, हिंदी में लिखा है, माना ए बी या गिरजाघर की दर्शाता है, जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये सारा चीज़ लिखने के बाद जो भी मैंने यहाँ तक लिखा है ये सारा गिवन है, मतलब दत्त है, दिया हुआ है। इसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो भी जो अपने ऊपर फिगर देखा, उस फिगर को सॉल्व करने के लिए हमने ये लिखा है कि उस फिगर को सॉल्व करने के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब मैंने बोला टेन थीटा लगाना है आपको, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वेरी गुड। तो अपोजिट साइन क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं दिया है, वही निकालना है हमें। बी सी का वैल्यू क्या दिया है, 80। और टैन थीटा, थीटा हम लोग कितना है 45, तो यहाँ पर आएगा टैन 45। आप सब लोग जानते हैं टैन 45 का वैल्यू कितना होता है, यस वेरी गुड, 1 ए बी अपॉन 80। 80 यहाँ डिवीज़न में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 80 इज इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 80 मीटर। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चर्च, द हाइट ऑफ चर्च इज़ 80 मीटर। आप लोग को फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना है, जब भी आप पूरा सम सॉल्व कर लेंगे तो आपको लिखना है द हाइट ऑफ चर्च इज़ 80 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है, इसके टॉप से एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायग्राम में, ये ए और बी जो ये दिख रहा है ये है लाइट हाउस, और यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, और ये नीचे है पॉइंट सी, ये शिप है। तो ऑब्जर्वर ए पे है, ए और बी लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के टॉप से जो ऑब्जर्वर है वो शिप को देख रहा है। मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। मैंने पहले बताया था जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो नीचे बनेगा, मतलब अगर आप यहाँ खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा। इफ़ द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज़ 90 मीटर, मतलब जो दीप स्तंभ की ऊंचाई, जो लाइट हाउस की ऊंचाई है, हाइट है वो कितनी है 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस। का मतलब ये जो लाइट हाउस है और जो जहाज है, जो शिप है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो पहली बात तो जो ये ए और डी आप देख रहे हैं क्या है, हॉरिजॉन्टल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके सामने सीधे में जो लाइन जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में लोग बोलेंगे इसको क्षैतिज रेखा। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग इससे नीचे देखेंगे तो एंगल कहाँ बनने वाला है, यहाँ पर 60 डिग्री। अब आप लोग को ऐसा लगता हो कि मैंने 60 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी, दो जगह क्यों लिखा है, तो मैं बताता हूँ। अगर मान लो अगर
ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल, समांतर हो गई। समांतर लाइन के बीच में ये जो लाइन AC है ये ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिरछी रेखा जैसा काम करेगी। इसके लिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। इसलिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब मैंने नीचे जो भी बताया वो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के लिख लीजिए। इतना होने के बाद हम लोग फिर से देखते हैं कि अब आंसर निकालना कैसे है। यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द हाउ फार शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब हम लोग को BC ये डिस्टेंस निकालना है। एंगल यहाँ भी था, यहाँ भी हम लोग को मिल चुका है। मैंने पहले ही बताया था अगर हम लोग को ये स्लांट हाइट निकालना रहेगा तो ही साइन थीटा यूज़ करने वाले हैं, अदरवाइज़ हम लोग को यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टैन थीटा। फॉर्मूला सबको पता ही है, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। थीटा का वैल्यू कितना है, 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन BC, बिकॉज हम लोग को BC का वैल्यू निकालना है। tan 60 कितना होता है, tan 60 इज √3, √3 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन BC को हम लोग ले जाएंगे इस साइड, यहाँ डिवीज़न में है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, गुणे में, तो √3 इंटू BC इज इक्वल्स टू 90। नाउ नंबर्स और नंबर्स को हम लोग को एक साथ करना होता है, वन साइड करना होता है, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 90, √3 इज मल्टीप्लाइंग ओवर हियर, सो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न। अब क्या करेंगे हम लोग, BC इज इक्वल्स टू हम लोग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। BC इज इक्वल्स टू 90 इंटू √3 अपॉन 3 और 90 क्या हो जाएगा, कैंसल, सो BC इज इक्वल्स टू 30 इंटू √3 का वैल्यू आप लोग को बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है, BC इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1.73। तो जब भी हम लोग 30 से 1.73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 51.9 मीटर। इतना बोलने के बाद हम लोग को फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज़ 51.9 मीटर। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे, दीप स्तंभ से जहाज की दूरी 51.9 मीटर होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड of width 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter height, the angle of elevation of the at the top of the second is found to be 60 degree. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 बिल्डिंग है रोड पर, समझो ये D और B है जो रोड है, 2 बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी है। हम लोग फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से जब सेकंड बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग बड़ी वाली बिल्डिंग पे हैं या छोटी वाली बिल्डिंग पे, तो एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे देखो लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नत कोण बन रहा है, और उन्नत कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर की तरफ देखते हुए। इसलिए हम लोग छोटी बिल्डिंग पे खड़े होकर बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ऊँची बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग हमने लिया है, AB और CD, ये दोनों क्या है, बिल्डिंग है। DC ये क्या है, डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये रोड है। और हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। इसमें हम लोग को सेकेंड बिल्डिंग का हाइट निकालना है, D से लेके C तक। बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है, उस हाइट के टॉप से अगर हम लोग सीधी लाइन खींचें, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम लोग देखेंगे कि D से लेके E तक का हाइट हम लोग को पता चल सकता है। कैसे, बिकॉज ABDE जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। और हम सबको पता है जो क्वाड्रिलेटरल मतलब जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। जो चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं आयत में। तो ये अगर 10 मीटर तक है तो यहाँ D से लेके E तक भी क्या होगा, 10 मीटर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ इसके ऊपर का मतलब E से लेके C तक का डिस्टेंस निकालना है। बाद में हम लोग DE प्लस EC अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को पूरी बिल्डिंग का हाइट
मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ये वाला हाइट, ये क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ मैं, ई और सी निकालना है। लेकिन इसके लिए या तो हमें ये पता होना चाहिए या तो ये कैसे पता करेंगे, अगर ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12, तो ये हम लोग को मालूम पड़ चुका है, ये निकालना है। तो हम लोग कौन सा साइन रेशियो यूज़ करेंगे, साइन थीटा और टैन थीटा, ये सबको टैन थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग को तिर्यक ऊंचाई नहीं निकालना है, इन दोनों में से कोई भी निकालना रहेगा तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑलवेज टैन थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। टैन थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग टैन थीटा किस में लगा रहे हैं, सी ई ए में। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री वाला, तो सी ई अपॉन ई है, थीटा का वैल्यू कितना है 60, देन tan 60 इज इक्वल्स टू, वी डोंट नोस वैल्यू ऑफ सी ई, तो सी ई एज इट इज़ कॉपी, ई ए का वैल्यू कितना है 12, tan 60 कितना होता है सबको पता होगा, यस वेरी गुड, √3 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 12। नाउ 12 इज डिवाइडिंग ईयर, सो अगर 12 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर सी ई इज इक्वल्स टू √3 इंटू 12, सी ई इज इक्वल्स टू 12√3। हम लोग को वैल्यू किसका मिल चुका है, सी और ई का। सी और ई का वैल्यू मिल गया, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सी और डी का जो वैल्यू निकालना रहेगा उसके लिए हम लोग ई डी प्लस सी ई कर देंगे, तो हम लोग को पूरे बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग को निकालना है डी सी, जो कि बड़ी वाली बिल्डिंग का हाइट है। तो उसके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा डी ई प्लस ई सी। डी सी का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है 10, और ई सी अभी हमने निकाला 12√3, जो कि इसके साथ रूट नहीं है, इसके साथ रूट है, तो ये नंबर प्लस नहीं हो सकते। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया 10 + 12√3, और यहाँ पे लिखना है मीटर। तो क्या हो गया, जो बड़ी वाली बिल्डिंग का हाइट है वो कितना हो गया 10 + 12√3, और हम लोग को फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना है। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है सबको पता है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज़ 10 + 12√3, और एल्स यू कैन राइट द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज़ 12√3 + 10 मीटर। हिंदी मीडियम में ऐसे ही लिखेंगे, बड़ी वाली इमारत की ऊंचाई 10 + 12√3 और बड़ी वाली बिल्डिंग की ऊंचाई 12√3 + 10 मीटर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, मतलब 2 खंबे हैं, एक 18 मीटर का और एक 7 मीटर का, वो ग्राउंड पे क्या है खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ क्लियरली दे सकते हैं 2 खंबे कौन से हैं, ए बी, एक खंबा 7 मीटर छोटा वाला खंबा है, और एक है सी डी जो कि 18 मीटर मतलब बड़ा वाला खंबा है। क्या है, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर, मतलब जो उनके जो टॉप हैं दोनों खंभों के, उनको जोड़े हुए एक तार है जो कि 22 मीटर का है और दोनों खंभों के ऊपरी सिरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये वायर है, ठीक है, और वायर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो एंगल बनाता है वो हम लोग को निकालना है। इसका मतलब एंगल थीटा जो है इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया, अब तक हम लोग को थीटा दिया होता था और हम लोग को सिर्फ किसी भी एक साइड का वैल्यू निकालना था, बट इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग को साइड का वैल्यू दिया है बट हम लोग को थीटा निकालना है। थीटा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को जो ये, अगर हम लोग ट्रायंगल सी ई ए की बात करें तो इसमें ये जो सी और ए है ये कौन सी हाइट हो गई, स्लांट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई हो गई। और जब भी तिर्यक ऊंचाई की बात होती है तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा में अगर हम लोग यहाँ साइन थीटा यूज़ करेंगे इसका मतलब सी ए अपॉन सी ई आने वाला है। तो हम लोग को इन शॉर्ट कैसे भी सी ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम लोग को सी और डी का वैल्यू तो पता ही है, ठीक है, और यहाँ पर ए बी का वैल्यू पता है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके पहले मैंने यहाँ पे जो जो अजम्पशन है, जो जो मानना है, जो लेना है, मैंने वो लिख के रखा है। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है इसको। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो ये रेक्टेंगल है कौन सा, ए बी डी ई, हम लोग इसकी बात करेंगे। रेक्टेंगल ए बी डी ई में इन रेक्टेंगल ए बी डी ई, इसमें क्या है, सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू
डी ई इज इक्वल्स टू 7 मीटर। हम लोग को यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि क्या है, सी टी इज इक्वल्स टू 18 मीटर, ठीक है। बट सी डी इज इक्वल्स टू सी ई प्लस ई डी, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू सी ई का वैल्यू हम लोग को निकालना है, हम लोग को नहीं पता है। ई डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे ई डी का वैल्यू कितना है 7 और सी डी का वैल्यू ऑलरेडी बुक में गिवन है कितना है 18। तो हम लोग को यहाँ से सी ई का वैल्यू मिल जाएगा 18 माइनस 7, सी ई इज इक्वल्स टू 11 मीटर। तो हम लोग को यहाँ से सी ई का वैल्यू मिल चुका है 11 मीटर। अब हम लोग को निकालना है क्या है, एंगल निकालना है, मतलब थीटा। तो मैंने पहले बताया था आपको लगने वाला है यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी ए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सी ई का वैल्यू हम लोग को मालूम पड़ चुका है 11 और यहाँ पे सी ऑलरेडी 22 दिया हुआ था। ओके, ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि 1/2 होता है, सबको पता है। सो वी नो दैट व्हाट वी नो साइन 30 इज इक्वल्स टू हाफ। मतलब साइन जो 30 है, थीटा का वैल्यू अगर 30 होगा तो हम लोग को आंसर हाफ मिलने वाला है। इसका मतलब मैं अगर इस थीटा की जगह 30 रख दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, हाफ। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल चुका है। तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, द एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree. 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ए बी एक पेड़ को दर्शाता है, मतलब ये ए बी एक पेड़ है, मतलब जो आंधी से पहले का पेड़ था, जो स्टॉर्म नहीं आया था उसके पहले का जो पेड़ है वो ए बी है। बट उसने क्या बोला है क्वेश्चन ने कि जब आंधी आई, जब स्टॉर्म आया तो वो जो ट्री का टॉप था वो कहाँ गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। और अपने ही जो अपना उसका खुद का बेस था उससे कितने डिस्टेंस पे गिरा, वो 20 मीटर डिस्टेंस पे। समझा आपको क्वेश्चन, मतलब ए बी पहले का पेड़ था, ठीक है। अब तूफान आया, तूफान आने की वजह से मान लो ये सी वो पोजीशन है जहाँ से पेड़ टूटा, तो ये पार्ट टूट के यहाँ पर नीचे गिर चुका है। बट उसने बोला है जहाँ पेड़ पहले था उससे वो 20 मीटर दूरी पर गिरा। तो इसका टॉप जो टूट के गिरा है वो कहाँ है, 20 मीटर। मतलब जब पेड़ पहले था तो पेड़ ऐसा स्ट्रेट था, बट पेड़ जब तूफान आया, आंधी आई, उसके बाद जब पेड़ टूट के गिरा तो यहाँ से पेड़ टूटा है और वो जो पोजीशन थी वो पूरी यहाँ पे आगे रुक चुकी है। अब इनका क्वेश्चन क्या है कि हमको पेड़ का हाइट निकालना है कि कितनी ऊंचाई का पेड़ था। अब पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा बी से लेके सी का डिस्टेंस प्लस सी से लेके ए का डिस्टेंस। इसका मतलब हम लोग को ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। आप लोग को एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये पार्ट गिरा है तो यहाँ नीचे ये सेम ही पार्ट है, एक ही पार्ट है। जो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक था पहले, वही टूटने के बाद यहाँ पर गिरा हुआ है। इसका मतलब जो भी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, ठीक है। बिकॉज सी से लेके ए तक का जो पार्ट था वही टूटने के बाद सी और डी बन चुका है। तो ये दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब अगर हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया तो हम लोग को ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो हम लोग करना क्या, पहला काम हम लोग को निकालना है बी सी, उसके बाद निकालना है सी डी। आप लोग को एक बात ध्यान देना होगा, अगर हम लोग को ये निकालना पड़ेगा तो हम लोग को यूज़ करना है tan थीटा, बट अगर हम लोग को ये निकालना है तो हम लोग यूज़ करना पड़ेगा साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दोनों ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, साइन थीटा एज वेल एज tan थीटा। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भी पार्ट यहाँ पे था ए बी बी सी, ठीक है, बी डी, उसको हमने दिखाया है और वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। आप सभी इसको लिख लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी, समकोण त्रिभुज सी बी डी में आप लोग फिगर देख पा रहे हैं, इसमें जो ट्रायंगल सी बी डी है उसको लेना है, ठीक है। उसका जो एंगल बी है कितना है, 90 डिग्री का है। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं साइन थीटा और tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60। सो tan 60 इज इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, बी डी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना है 20। tan 60 इज √3, तो बी सी अपॉन 20। बी सी का वैल्यू निकालना है तो √3
√3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू BC। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 20√3। हम लोग को BC का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, डायग्राम में देखिए CD का वैल्यू निकालना है। क्यों? बिकॉज CD और AC इक्वल है। तो CD का निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू CB अपॉन CD। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, यस 60। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू CB का वैल्यू हमने निकाला अभी, ओके 20√3, और हम लोग को CD नहीं पता है। साइन 60 इज √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20√3 अपॉन CD। हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ का वैल्यू निकालना होता है तो वो इक्वल टू के किसी भी एक साइड होगा और जो सारे नंबर है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ हो जाएंगे। CD को यहाँ ले जाएंगे, CD यहाँ डिवीजन फॉर्म में है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो CD इंटू √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20√3। नाउ यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो CD इज इक्वल्स टू 20√3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। ये कैसे हुआ, जब भी कोई फ्रैक्शन किसी भी तरफ से या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, और हम लोग उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे। CD इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 40, √3 कैंसल। CD का वैल्यू कितना आया, 40। हम लोग को निकालना क्या है, पूरे पेड़ का हाइट। सो नाउ BA मतलब जो पूरे पेड़ का हाइट है वो इज इक्वल्स टू BC प्लस CA, ठीक है। तो हम लोग को BA निकालना है। BC का वैल्यू कितना था, 20√3, तो हम लोग का CA का वैल्यू कितना आया, 40। देयरफॉर BA इज इक्वल्स टू 20√3 प्लस 40 मीटर। ये हम लोग का फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ ट्री इज़ 20√3 प्लस 40 मीटर, और हिंदी मीडियम पेड़ की ऊंचाई 20 करने में 3 धन 40 मीटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। मतलब एक पतंग है वो क्या 60 मीटर, ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। The string attached to a kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of string. अब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो पतंग से बंधी हुई है और ग्राउंड से बंधी हुई है। पतंग यहाँ पर है A पर और ये ज़मीन से D पर बंधी हुई है। ज़मीन से लेके उस पतंग तक की जो स्ट्रेट हाइट है वो क्या है, B और A दर्शाता है। मतलब A भी क्या है, उस पतंग से मतलब ज़मीन के बीच की दूरी है जो कि 60 मीटर है। हम लोग को क्या निकालना है, इस स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब स्ट्रिंग निकालना है। एंगल ये 90 है जो कि स्ट्रेट, मैंने बोला स्ट्रेट हाइट होगी इसलिए, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, 60। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे जो हाइट निकालना है, जो लेंथ हम लोग को निकालना है A और D का, वो कौन सा है, स्लांट हाइट है, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, साइन और टेन। यस साइन, मैंने बताया था जब भी अगर सिर्फ तिर्यक ऊंचाई की बात आई तो ही हम लोग साइन यूज़ करने वाले हैं, अदरवाइज़ हम लोग हमेशा टेन ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो भी रेशियो यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, साइन रेशियो। इसके जो नीचे देखते हैं जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको समझाया अब इस ट्रायंगल में, वो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लिख के रखा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, साइन रेशियो लगाना है और साइन 60 रख के उसका वैल्यू निकालना है। जैसे आप साइन 60 का वैल्यू रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे आपको 80 का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल आंसर लिखना है। तो मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पास सम पढ़े, आप लोग कुछ ना कुछ समझा होगा और मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आया है आपको, या समझा है कि नहीं समझा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे।